मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट सभी लोग इस वीडियो के साथ जुड़ जाएं ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु इस वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, ठीक है। और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। और हाँ, जो भी नए बच्चे इस वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं वो इस वीडियो को देखने के साथ साथ अगर जो भी पीछे वाले वीडियो देखना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियो है, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने संगम दक्षिण भारत के संगम काल को देखा था, ठीक है। तो संगम काल में वो क्या था कि 3 संगम हुआ था जिसके चलते इसे संगम काल कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है? संगम काल। तो प्रथम संगम काल का अध्यक्ष मतलब कि कहाँ पे हुआ था? तो मदुरा, ठीक है, मदुरा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अगस्ता ऋषि ने किया था। और टोटल 89 राजाओं ने इसमें क्या किया था? भाग लिया था, ठीक है। यह दक्षिण के सबसे अंतिम पॉइंट पे है जिसके कारण यह क्या है? जलमग्न हो गया है, जिसका कोई भी अब क्या है? साक्ष्य बचा नहीं है, ठीक है। दूसरा संगम जो था कपाटपुरम में हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता आपको किसने किया था? तोल कापाड़ियर ने किया था। और 59 राजाओं ने इसमें क्या लिया था? भाग लिया था, ठीक है। और यही सबसे बड़ा संगम भी था और इसका ही साक्ष्य मिला है। इसके बाद तीसरा संगम जो मदुरा में हुआ है और निकियर ने इसकी अध्यक्षता किया। 49 राजाओं ने इसका क्या मतलब कि इसमें भाग लिया था, ठीक है। तो देखिए, ये था कि जो अगस्ता ऋषि थे, ठीक है, ये जो अगस्ता ऋषि थे यह थे बनारस के थे। लेकिन यह तमिलनाडु में बस गया। कहाँ बस गए? तमिलनाडु में जाकर बस गया, ठीक है। तमिलनाडु में जाकर ये यहाँ पे जाकर बस गए। इसके अलावे मैं अब आगे आपको ले चलता हूँ, ठीक है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि तीनों संगम कहाँ हुए थे, तो तीनों संगम जो हुआ था तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। तीनों संगम कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में ही तीनों संगम आपका हुआ था, ठीक है। तीनों संगम कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। इसके अलावे अगस्ता ऋषि, देखिए, पहले शुरुआती तीसरे संगम की शुरुआती मतलब की अध्यक्षता उन्होंने किया था, बाद में निकियर ने किया था, ठीक है। इसके बाद एक सवाल पूछा जाता है कि अगस्ता ऋषि को तमिल साहित्य का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये जो अगस्ता ऋषि हैं इसे तमिल साहित्य का जनक भी आपसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज आप समझ चुके होंगे, ठीक है, कि तीनों संगम कहाँ हुआ था? तमिल में हुआ था। अगस्त ऋषि कहाँ के रहने वाले थे? तो बनारस के रहने थे। बाद में तमिलनाडु में आके बस गए। और इसी तमिल साहित्य का जनक भी किसे कहा जाता है? अगस्ता ऋषि को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे में हम लोग देखेंगे कि किसको किसको कैसे कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए, आइए, ठीक है। तो पहला हम लोग इस तरह संगम काल के राज, ठीक है। संगम काल के राज आपको देखेंगे, ठीक है। संगम काल के राज, ठीक है। संगम काल के राज। तो संगम काल कृष्णा नदी के, देखिए, कृष्णा नदी के दक्षिण वाले भाग को, जैसे कि यहां से हम आपको बता देते हैं, ये क्या है? ये आपका दक्षिण भारत का हिस्सा है। ये आपका जो है चेर है और ये आपका पांड है और यही आपका क्या है? दूसरा जो है चोल है। इसको ये क्या है? चेर, नीचे वाला पांड और ये आपका चोल, ठीक है। यही तीनों का आपको पढ़ना है, ठीक है। कौन सा? प्रथम आपको पढ़ना है चेर, दूसरा आपको पढ़ना है पांड और तीसरा आपसे पढ़ना है चोल, ठीक है। तो अब आराम से हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे, ठीक है। तो संगम काल के राजाओं, ये तीनों राज्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलता है? तो ये तीनों काल के जानकारी हमें इंडिका पुस्तक, ये तीनों का जानकारी अगर पूछे जानकारी तो इंडिका, ठीक है।
जैसे भी हो इंडिका, ठीक है। इंडिका अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण से इसकी तीनों राज्य के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, चैर वंश, ठीक है। तो हेडलाइन डालेंगे चैर वंश, समझ गए। चलिए, चैर, ठीक है। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और पहला ही आपसे सवाल पूछता है कि चैर वंश को क्या कहते हैं। तो पर्वतीय वंश भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, पर्वतीय वंश, ठीक है, पर्वतीय वंश, ठीक है, इसे पर्वतीय वंश कहता है। ऐतरेय, देखिए ऐतरेय ब्राह्मण में इसे चेरा पद कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में इसे चेरा पद कहा गया है। क्या कहा गया है, चेरा पद कहा गया है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में केरल पुत्र, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि अशोक के दूसरे शिलालेख में इसे क्या कहा गया है, केरल पुत्र आपसे कहा गया है, ठीक है। इसके आगे अगर हम लोग चलते हैं तो इसका क्षेत्र जो था केरल यानी कि मालवा तक आपका पूरा का पूरा था, ठीक है। इसका राजधानी बंजी, अगर आपसे राजधानी पूछे, राजधानी, ठीक है, आपका राजधानी बंजी, आपका राजधानी कहाँ हो गया, बंजी या करूर, ठीक है, बंजी या करूर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछता है कि इस राज्य का राजकीय चिन्ह क्या था। तो राजकीय चिन्ह आपका होता धनुष, क्या था, धनुष, राजकीय चिन्ह क्या था, धनुष था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, राजधानी, धनुष, ये अगर आप याद भी नहीं रखते हैं तो पर्वतीय वंश आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका प्रथम जो राजा था, प्रथम राजा कहिए या शासक, ठीक है, तो वो था उदयन जरेल, ठीक है, उदयन जरेल था, ठीक है। कौन था, प्रथम राजा उदयन जरेल था, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने इंक डाल के फोन फिर से स्टार्ट करता हूँ वीडियो, तब तक आप लोग इसको रिवीजन कर ले। ठीक है, अब उदयन जरेल के बारे में ऐसा कहा गया है कि महाभारत के समय यह जो सैनिक था उसे क्या कर रहा था कि जो भी घायल सैनिक थे उसको ट्रीटमेंट भी कर रहा था और सेनाओं को क्या कर रहा था, भोजन भी ये करवा रहे थे, ठीक है, क्या करवा रहे थे, भोजन भी करवा रहे थे। अगला शासक सेन गुटवन, अगला शासक जो था यानी कि अगला राजा कौन था, सेन गुटवन था, ठीक है। इसलिए मैंने इसे लिखवाया कि इसे लाल चेर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, लाल चेर इसलिए कहा जाता है कि इसी ने सेन गुटवन ने ही पत्नी पूजा स्टार्ट करवाई थी। क्या चीज स्टार्ट करवाया था, तो इसी ने पत्नी
पत्नी पूजा इसी ने आरंभ करवाया था और इसे पत्नी पूजा को क्या कहा है? कनगी। कनगी, कनगी, आपसे कनगी पूजा कहा गया है। क्या कहा गया? कनगी पूजा। तो ये सवाल पूछता है कि बताइए कि पत्नी पूजा की प्रथा किसने लाया था? तो यही सेनगुटवन ने लाया था। ठीक है, और इस समय ये क्या कहा था कि श्रीलंका के जो राजा थे उसे भी आमंत्रित किया था, और प्लस में जितने अपने आसपास के राजा थे उन सबको भी ये आमंत्रित किया था कि इस पूजा में आने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो इसका राजा आता है उसका नाम था आदिगमन। आदिगमन था। इसके समय में गन्ना की खेती आरंभ हुई थी। ठीक है, किस चीज? गन्ने की खेती। गन्ने की खेती। ठीक है, गन्ने की खेती क्या हुआ था? आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए, गन्ने की खेती क्या हुई थी? इसके समय आरंभ हुई थी। तो चेर वंश, देखिए ये तो था। अब चेर वंश जो धीरे धीरे दूसरी सदी, क्या था? ये जो था दूसरी सदी आते आते, यानी कि 190 ई, ठीक है, 190 ई तक आते आते इस वंश की क्या हुई? समाप्त हो गई। यानी कि अब ये धीरे धीरे क्या हो गया? खत्म हो गए। अब क्या हुआ कि पांडवंश। अब हम लोग अगला देखते हैं पांडवंश। ठीक है, क्या देखते हैं? पांडवंश। ठीक है, तो पांडवंश में भी आपको याद रखने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, यहां आप लिख लेंगे पांडवंश। ठीक है, पांडवंश। तो पांडवंश को भी क्या कहा जाता था उस समय? तो प्राचीन देश। पांडवंश को क्या कहा जाता था? तो आपको प्राचीन देश। ठीक है, पांडवंश को क्या कहा जाता था? प्राचीन देश। जिस तरह के चेर को क्या कहा जाता था? पर्वतीय देश। उसी तरीके से पांड्य देश को क्या कहा जाता है? प्राचीन देश भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब इस वंश की मतलब की जानकारी आपको कहां से मिलती है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। ठीक है, किससे मिलती है? इंडिका से आपको मिलती है। पांडवंश का क्षेत्र जो था दक्षिण भारत के भाग में था। ठीक है, तमिलनाडु के दक्षिण भाग में था। ठीक है, इसके अलावा इसकी राजधानी आप लिख ले तो मदुरै। अगर आपसे राजधानी पूछे तो आपका मदुरै। ठीक है, मदुरै। अगर राजकीय चिन्ह आपसे पूछ दे तो मछली। ठीक है, अगर राजकीय चिन्ह पूछ दे तो आपका क्या हो जाएगा? मछली। उसका क्या था? चेर वंश का क्या था? तो धनुष। और आपका पांडव वंश का क्या हो गया? मछली हो गया। ठीक है, इस तरीके से अब आराम से देखेंगे कि प्रतापी राजा पूछता है, और सबसे पहले पूछता है कि प्रथम शासक, और उसके बारे में कुछ कहानी सुन लेते हैं। ठीक है, प्रथम शासक। इसका जो प्रथम पांडव वंश का जो प्रथम शासक था वो आपका था नोडियोन। और इसी ने समुद्र पूजा, किसने? समुद्र पूजा आरंभ करवाया। किसने? नोडियोन ने समुद्र पूजा आपको आरंभ करवाया। ठीक है, समुद्र पूजा आरंभ कराया। इसके बाद अगर सबसे प्रतापी राजा आपसे यहां से पूछे, प्रतापी राजा, ठीक है, देखिए प्रतापी राजा में अगर आपसे पूछता है तो नेडुजेलियन सबसे प्रतापी राजा इस वंश का था। ठीक है, कहा जाता है कि नेडुजेलियन ने 5 राजाओं को क्या किया था? पराजित किया था। कितने राजाओं को? 5 राजाओं का क्या किया था? ये पराजित किया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था कि 5वीं सदी आते आते, कौन सी सदी? तो आपकी 5वीं सदी आते आते इनका क्या हुआ? मतलब कि ये अपना अस्तित्व विहीन हो गए। ठीक है, अपना अस्तित्व विहीन हो गए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, तो एक ऐसा चीज, दो चीज ऐसा छूट गया। पहला कि पांडव वंश की राजधानी
मदुरै को त्योहारों का शहर कहा जाता था। इसी मदुरै को त्योहारों का शहर, त्योहारों का शहर भी आपसे कहा गया है, ठीक है। और इसी समय पांडव वंश के समय ही आपका विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध कौन सा, मीनाक्षी मंदिर, विश्व प्रसिद्ध कौन सा, मीनाक्षी मंदिर आपका था, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर। तो इस तरीके से आपने पांडव वंश को भी देख लिया। मुख्य रूप से देखिए, आपको इनका राजकीय चिन्ह याद रखना है, इनकी राजधानी याद रखना है, ठीक है, और इस सबसे बड़ी की अब ये इनको क्या बोला जाता है, ये तीन चीज आपको याद रखना है। चेर को क्या कहते हैं, पर्वतीय देश कहते हैं। पांडव को क्या कहते हैं, तो आपको ये प्राचीन देश कहते हैं। अब उसकी क्या कहते हैं, चेर वंश की राजधानी कहाँ थी, ठीक है, तो आपको इसका मतलब राजधानी मदुरई में है, ठीक है। इसकी जानकारी कहाँ से, तो मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक से आपको मिलती है। सबसे विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ, किस वंश से, तो आपका पांड्य वंश से, ठीक है। चलिए, तो आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं चोल वंश। किसको, चोल वंश। अगला हम लोग देखेंगे चोल वंश। चोल वंश, देखिए चोल वंश का अर्थ ही होता है नया देश। चोल वंश का क्या होता है, नया देश, नया देश, ठीक है। चोल वंश का अर्थ ही क्या होता है, नया देश, ठीक है। अब इसकी जानकारी जो है अष्टाध्यायी पुस्तक यानी कि पन्नी की पुस्तक अष्टाध्यायी, पन्नी की पुस्तक अष्टाध्यायी से आपको क्या होता है, मिलता है, ठीक है। अब ये क्या थे कि ये तमिलनाडु के पूर्वी क्षेत्र में थे। तमिलनाडु का किस क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में। मैंने यहाँ पे आपको फिगर बना के दिखाया था कि चेर किधर थे, पांडे किधर थे और चोल किधर थे, ठीक है। तो ये पूर्वी क्षेत्र में थे। इनका राजकीय चिन्ह जो था वो आपका बाघ था। इनका राजकीय चिन्ह क्या था, बाघ था। पहला का धनुष, दूसरे का मछली और तीसरे का क्या हो गया, बाघ। यानी कि चेर का आपका क्या हो गया, धनुष, पांडे का क्या हो गया, मछली, और आपका चोल का क्या हो गया, बाघ, ठीक है। और यहां से देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहां से मतलब कि आपको मतलब कि विश्व प्रसिद्ध जो कि थी क्या कहते हैं, चलिए इसके पहले इसकी राजधानी आप अगर लिख लें, यहां से राजधानी छूट गया, राजधानी, ठीक है, आपकी राजधानी हो गई उरईउर, ठीक है। उरईउर इसकी राजधानी हो गई, ठीक है। उरईउर जो था सूती वस्त्र के लिए बहुत ही फेमस था। किस चीज के लिए, सूती वस्त्र के लिए फेमस था। जबकि विश्व प्रसिद्ध यहाँ से मिलता था, विश्व प्रसिद्ध यहाँ से सूती वस्त्र जो था विश्व में इसका फेमस था। विश्व में कहा, उरईउर की जो सूती वस्त्र थी वो आपका बहुत ही फेमस था, ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है कि सांप, यहाँ की जो सूती वस्त्र मिलती थी सांप के केंचुए से भी क्या होती थी, बहुत ही पतली होती थी, ठीक है। इसके बाद क्या था कि यहाँ से चोल वंश जो था गोदावरी नदी, कौन सी नदी, तो गोदावरी नदी, सॉरी गोदावरी नहीं, कावेरी नदी के पास था, ठीक है। कावेरी नदी के पास था, ठीक है। चोल वंश जो था कावेरी नदी के पास था और यह बहुत ही उपजाऊ था, ठीक है। बहुत ही उपजाऊ भूमि यहाँ पे थी। तो जिसके कारण कहा जाता है कि एक हाथी जितने दूर में सोता था उतने दूर में इतनी मतलब कि फसल बोई जाती थी या उगता था, जिससे हम लोग 7 लोगों को एक साल तक खाना खिला सकते हैं, ठीक है। एक साल तक क्या कर सकते थे, खाना खिला सकते थे।
यानी कि कावेरी नदी के नज़दीक होने के कारण यहाँ की जो भूमि थी इतनी उपजाऊ थी कि अगर एक हाथी जितने दूर में बांधा जाता था, ठीक है, एक हाथी जितने दूर में बांधा जाता था उतने दूर के ज़मीन में इतने अनाज को उत्पादन हो जाती थी कि 7 लोगों को हम लोग 7 लोगों को पूरे साल तक क्या कर सकते थे कि खिला सकते थे। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कहने का मतलब है कि वह पढ़े एक राजा था, ठीक है, इसका प्रतापी राजा वह पहाड़ी, ठीक है, इसने श्रीलंका पर क्या किया, अटैक कर दिया और श्रीलंका से इसने 12,000 लोगों को पकड़ के लाया। 12,000 लोगों को क्या किया, पकड़ के लाया और यहीं से कावेरी नदी पर इसने एक बांध बना दिया। कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा इसने क्या कर दिया, बांध बनवा दिया। कावेरी नदी पर क्या कर दिया, 160 किलोमीटर लंबा बांध बना दिया। ठीक है, बांध बना दिया। ठीक है, भारत का यह पहला बांध था। कावेरी नदी पर जब ये बांध बना तो ये भारत का पहला बांध था, जिस बांध को ग्रांड कहते थे। इस बांध को क्या कहते थे, ग्रांड। इस बांध को क्या कहते थे, तो ग्रांड कहते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या है कि इसके आगे इसके आगे कारकाल, अगला स्टार कारकाल ने जो अगला राजा हुआ, काल ने पुहार नामक बंदरगाह बनवाया। कौन सा, कारकाल ने पुहार बंदरगाह बनाया। ठीक है, और इसी पुहार बंदरगाह को कावेरी पट्टनम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को कावेरी पट्टनम कहा गया है। ठीक है, चोल वंश भी 5वीं सदी आते आते तक क्या हुआ, मतलब कि समाप्ति की ओर चला गया, या सावंत की जिंदगी ये लोग व्यतीत करने लगे। ठीक है, लेकिन यह 8वीं सदी आते आते फिर से उभर गए। क्या हो गए, फिर से उदय हुआ। यानी कि 5वीं, कहने का मतलब है कि आपको, मतलब कि 5वीं सदी में इनकी स्तर को क्या हुआ, गिर गए। उतने अच्छे राजा आए नहीं, जिसके चलते इनका क्या हुआ, मतलब कि प्रभाव बहुत कम होने लगा। ठीक है, तो ये चीज था, फिर से 8वीं सदी में इनका उदय हुआ। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो इसके बाद क्या होता है कि थी संगमकालीन आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। संगमकालीन आर्थिक जीवन। ठीक है, कि संगमकालीन आर्थिक जीवन में वो लोग किस तरीके से जीवन व्यतीत करते थे। तो देखिए, हम लोग तो अभी तक क्या पढ़े, सूती वस्त्र। ठीक है, सूती वस्त्र, माला, मोतियों का माला, मोती माला। ठीक है, कृषि, पशुपालन। क्या है, पशुपालन। इन सब चीजों पर यह मतलब कि इस समय इनका आर्थिक जो जीवन था डिपेंड था किस पे, तो सूती वस्त्र, ठीक है, मोती माला, इसका कृषि और पशुपालन पे। ठीक है, इस समय जो सूती वस्त्र था विश्व में अधिक प्रसिद्ध था। इनके समय का जो सूती वस्त्र था वह विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध था। ठीक है, अब जाति व्यवस्था देख लीजिए इसका। ठीक है, जाति व्यवस्था। ठीक है, तो जाति व्यवस्था में क्या था कि जाति व्यवस्था में संगमकालीन समय था वह उत्तर भारत से, क्योंकि ये तो दक्षिण में थे, उत्तर भारत से इनका जस्ट क्या था, विपरीत था। ठीक
ठीक है। यह संगम काल में दासों में समाज बटा हुआ था, ठीक है, दासों में समाज बटा हुआ था। जैसे ऊंच नीच, वहाँ उधर क्या था, उत्तर में क्या था, गरीब और अमीर था, और यहाँ ऊंच और नीच की मतलब की परंपरा थी, ठीक है, ऊंच और नीच, उच्च जाति और निम्न जाति के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका जाति व्यवस्था के बाद व्यापार, ठीक है। यहाँ से देख लिए कि उत्तर भारत के विपरीत इनका व्यवस्था था, ठीक है। उस समय उच्च नीच की व्यवस्था थी, ठीक है, उच्च और नीच की। अब देखिए व्यापार अगर देखते हैं, व्यापार के बारे में देखते हैं, संगमकालीन व्यापार के बारे में अगर देखते हैं तो इस समय रोम से सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का क्या होता था, व्यापार होता था। सर्वाधिक व्यापार किससे होता था, तो आपको रोम से सर्वाधिक व्यापार होता था। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि संगम कालीन में सबसे ज्यादा व्यापार किससे होता था, तो रोम से होता था। और किस चीज की होती थी, तो आपका सूती वस्त्र का होता था। और सबसे ज्यादा कहां से होता था, तो आपका पांडिचेरी से, रोम का पांडिचेरी बंदरगाह से, ठीक है। अगला स्टार यहां से मार के लिख लेंगे, पांडिचेर बंदरगाह से यहाँ पे व्यापार बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। इसके अलावे अगर हम लोग देखें धार्मिक जीवन, ठीक है, किसके बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में, संगमकालीन धार्मिक जीवन के बारे में देखते हैं तो हमने बताया था कि ये दक्षिण भारत में था। तो यहाँ उस समय जो था हिंदुओं का ये मतलब कि हिंदुओं का ज्यादा प्रभाव था, माने धार्मिक व्यवस्था। अगर संगमकालीन धार्मिक व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो उस समय क्या था, 3 मुख्य रूप से देवता थे। मुर्गन, ठीक है, प्रथम कौन, मुर्गन, ठीक है, प्रथम मुर्गन। और इन्हीं को क्या कहा जाता है कि सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, ठीक है। और तीसरा जो था कार्तिक, गणेश जी के भाई, गणेश जी के भाई कौन थे, कार्तिक, ठीक है, गणेश जी के भाई कार्तिक थे, ठीक है। इन तीनों का क्या था, उस समय ज्यादा मतलब कि पूजा पाठ होती थी, ये धार्मिक था। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका आता है कि देखिएगा बंदरगाह के बारे में पूछता है और वो मैचिंग टाइप पे दे देता है, ठीक है। अगर इस समय का अगर बंदरगाह देखें, अगर संगमकालीन अगर बंदरगाह देखते हैं तो पहला चेर वंश का अगर आप देखें, चेर बंदरगाह, मतलब कि चेर बंदरगाह, ठीक है। चेर बंदरगाह में 2 आप याद कर लेंगे, ठीक है, बंदर चेर, ठीक है, बंदर चेर और मुजरिस, और दूसरा कौन, बंदर चेर, ठीक है। और दूसरा में आपका पांडे बंदरगाह में भी आप 2 चीज याद करेंगे, पुहार और आपको उरई, पुहार और उरई, ठीक है। और तीसरा में आपको चोल बंदरगाह में देखना है, ठीक है। तो चोल बंदरगाह में भी आप 2 को याद रखेंगे, सलीयूर और कोरकाय, सलीयूर और कोरकाय, सालीयूर और कोरकाय। तो ये आपका 3 बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तीनों वंश के बंदरगाह के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा कि चेर वंश का कौन सा था, तो बंदर चेर और मुजरिस और आपका बंदर चेर। पांड का कौन, पुहार और उरई, ठीक है। अचोल का कौन, सलियूर और कोरकाय, ठीक है। ये आपसे पूछता है। इसके बाद हम लोग साहित्य के बारे में इसका देख लेंगे, ठीक है, साहित्य, ठीक है। साहित्य के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, आप लोग 1 सेकेंड, साहित्य के बारे में आप देख लेंगे। तो ये क्या था
कि इसकी साहित्य तमिल भाषा में थी। ठीक है, अगर आपसे भाषा पूछे तो तमिल भाषा में थी। ठीक है, किस भाषा में थी? तमिल भाषा में थी। और इसका 3 मतलब कि आप ऐसे लिख ले कि साहित्य में कौन कौन सा था। प्रथम तोलकापियम, तोलकापियम इसकी जानकारी, या तोलकापियम में इसका संबंध व्याकरण से था। किससे था? इसका संबंध आपका व्याकरण से था। ये पूछता है, ठीक है, या मैचिंग करने के लिए आपको दे देता है। जिस तरीके से इसका मैचिंग करने का दे देगा, इस तरीके से लिख देगा चेर बंदरगाह, पांड बंदरगाह, चोल बंदरगाह, और इधर आपका नाम दे देगा। ठीक है, तो पहला चेर के लिए क्या हो गया? बंदरचेरी, मुजरिस। पांड के लिए हो गया पुहार, उरई। और चोल के लिए क्या हो गया? सलियूर और कोरकाय। ठीक है, इसके बाद आइए, तो ये दूसरा आपका होता है तिरुकुराल। कुराल आप कर लें, कुराल। ठीक है, कुराल। ठीक है, तो कुराल में क्या होता है कि यह तमिल साहित्य का मतलब कि आपको बाइबल, इसको कुराल को क्या कहते हैं? तमिल भाषा का आपको बाइबल कहा गया है। तमिल भाषा का बाइबल, तमिल भाषा का आपको क्या कहा गया है? बाइबल कहा गया है। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि आपको जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। और चौथा आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और कहानी के तौर पे, 1 मिनट, ठीक है, आपको ये चीज कहानी के तौर पे मैं आपको बता दूंगा और आप इसको सुन लीजिएगा। ठीक है, शिलपादिकारम। ठीक है, शिलपादिकारम ये भी आपका जैन धर्म से, किससे? जैन धर्म से संबंधित है। और लास्ट आपका 5वां एक है जो कि मणिमेखले। ये किससे? तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो इससे आपसे सवाल पूछता है कि कुराल मतलब कि तमिल भाषा का बाइबल किसे कहा गया है? तो कुराल को कहा गया है। जीवक चिंतामणि किससे? तो जैन धर्म से संबंधित है। मणिमेखले किससे? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। शिलपादिकारम किससे? तो जैन धर्म से संबंधित है। इसमें निपुर की चर्चा है। देखिए, शिलपादिकारम में आपको क्या निपुर मतलब पायल। इसमें क्या निपुर आपको कहानी सुना देते हैं, ऐसा इससे सवाल नहीं पूछता है, बस आपके लिए कंसेप्ट के लिए बता देते हैं। ठीक है, तो निपुर की चर्चा है। निपुर मतलब होता है पायल। इस समय जो राजा था, मतलब कि इस समय जो मतलब कि राजा थे, एक राजा थे जिनका नाम था आपका कोबलन। ठीक है, राजा का नाम क्या था? यहां से कोबलन। ठीक है, तो राजा का नाम था कोबलन। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था कननी। पत्नी का नाम क्या था? कननी, याद रखिएगा, कननी। ठीक है, ये आपको याद नहीं, कननी। लेकिन ये क्या होता कि कोबलम जो था, ठीक है, कोबलम जो था एक नृत्य मतलब कि डांसर के चक्कर में पड़ गया था। ठीक है, ये जो था कोबलम जो था एक मतलब कि डांसर के चक्कर में पड़ गया था, और उस पर क्या करने लगा कि पूरा पैसा कौड़ी उस पर मतलब कि सब कुछ अपना बहुत लुटाने लगा। और वो भी एक समय आने के बाद वो डांसर क्या कि इसके जब सारे पैसे मतलब कि ख़त्म हो गए, तो ख़त्म होने के बाद इसको क्या किया कि छोड़ दिया। तो फिर अब ये तो बेचारा फंस गया कि सारा धन दौलत भी लुटा दिए और वो भी नहीं रही। तो फिर ये अपने पत्नी के पास वापस जाता है। तो इसकी पत्नी के पास एक पायल रहता है। सारा तो ये बेच चुका था, सब खत्म, उस पर उड़ा चुका था। तो इसकी पत्नी ने वो पायल इसको दिया, और उसी समय वहाँ के राजा के महारानी जो थी, महारानी का जो पायल था वो गुम हो चुका था, जिसके चलते जब ये मार्केट में जब बेचने गया तो वहाँ से इस मतलब कि इसको पकड़ लिया गया, क्योंकि सेम डिजाइन का ही मतलब कि वो पायल बेचने गया था जो कि महारानी का भुलाया था। ठीक है, तो इसको पकड़ के फांसी दे दिया गया, जिसके चलते इसकी पत्नी ने बोला कि जब तक मतलब कि वो थे तो उसके चक्कर में पड़ के मेरा ज़िंदगी नरक कर दिए, अब ये मर गए तो और मेरा ज़िंदगी नरक हो गया। उससे बढ़िया है कि सती प्रथा मतलब कि ये क्या हुई, सती हो गई। इसके बाद मणिमेखला में
कोबलम और उस नृत्यिका मतलब कि डांसर के मतलब कि बेटे का चर्चा है इसमें, किसमें, मणि मेखला में। ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछते नहीं, बस आपको बता दिए। अब यहाँ से ऐसा भी कहा जाता है कि जब इसने सती हुई तो इसने कहा कि जिस तरीके से झूठे अफवाह में हमारे पति को फांसी दिया गया है, यह मदुरई सहिका का भस्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी है, बस कहानी कंसेप्ट आप बना के रख लें। ठीक है, तो अब देख लीजिए आपका पूरा का पूरा ये चीज़ हो गया। अब आगे की वीडियो कल मतलब कि अगले वीडियो में हम लोग आगे की चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार जरूर लिखें। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और बहुत सारे जो भी दोस्त नहीं मैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़े। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ जो भी भाई बंधु जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।